प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। ना पहले तो समझो कि कंपनीज एक्ट 2013 ऑलरेडी है, उसके कायदे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं पूरा, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013। अब जो कंपनीज रूल्स है, ठीक है, एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। मैं तुमको एक सिंपल बताता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 61 एक्ट है, वो बोलता है पैन कार्ड इज कंपलसरी। रूल्स बताता है प्रोसीजर्स। रूल्स क्या बताता है? प्रोसीजर्स। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के जो रूल्स है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। तो उसके प्रोसीजर क्या क्या है? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, इसका मतलब जो भी डिबेंचर्स गिरवी रखा है उसको तुमको कितने साल के अंदर लौटाना है? 10 ईयर्स। ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए रख सकते हो? 10 ईयर्स। कुछ ही कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कंपनीज एमसीए अलाउड करेगा 10 साल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 30 साल। इसका मतलब ये निकलता है कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स का जमाना खत्म। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन टाइम फ्रेम कितना है? मैक्सिमम 20 ईयर्स। डिबेंचर्स का 10 साल, लेकिन सिलेक्टेड कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतना आसान नहीं है, वो 4-4 5-5 साल लगता है। तुम्हारा मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेस हाईवे की बात हो रही है ना, उसको टाइम लगेगा। बुलेट ट्रेन भी 2025 हो जाएगा। तो इसलिए इनको 30 साल तक। अच्छा, एक जमाना था कंपनी जब इरिडीमेबल अलाउड था, तो 99 ईयर्स के लिए लो, कर्जा लो। लेकिन आज पासा पलटने में देर नहीं लगता। अच्छे अच्छे कंपनीज मार्केट से आउट हो जाते हैं, इसलिए लौटाने का तारीख जरूरी है, ठीक है। सो तुमको 10 साल तक ही तुम डिबेंचर का पैसा ले सकते हो। इन लोगों ने बोला है ऑल सिक्योर डिबेंचर। वैसे भी तुम कंपनीज एक्ट 2013 देखोगे तो सारे के सारे डिबेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर अलाउड ही नहीं है फिलहाल। इसका मतलब सारे डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पीरियड 10 ईयर्स, एक्सेप्ट कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीज जिसको एमसीए ने एक्सप्रेसली परमिशन दिया इन राइटिंग कि हम तुमको अलाउड करते हैं कि तुम 30 साल के लिए कर्जा लो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। दूसरा, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। नाउ कंपनी हैज टू क्रिएट ए चार्ज। चार्ज मतलब गिरवी रख। अब ये जो चार्ज है दो प्रकार से होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में तुमने सेलेक्ट जमीन, सेलेक्ट मशीन, सेलेक्ट बिल्डिंग गिरवी रखा है। फ्लोटिंग में पूरा का पूरा कंपनी गिरवी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इश्यूड टू बी इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। तुम गोल्ड लोन लेने जाओगे, यदि बैंक में गए, आज गोल्ड का तोला, कल परसों मैंने रेट मुझे दिखा था कुछ 51,000, लेट अस अज्यूम 50,000 रुपए एक तोला, मतलब 10 ग्राम्स। तुम 50,000 का एसबीआई में जाते हैं, वो कर्जा कितना देगा तुमको? कोई बोल सकता है? 50,000 का तुम्हारे पास गोल्ड है, एक तोला, कितना देगा एसबीआई? एसबीआई बोलेगा 30,000। तुम एचडीएफसी में जाओ, वो बोलेगा 35,000। 15,000। मतलब बैंक ने तुमको 50,000 के सम गोल्ड में सिर्फ 35,000 दिया, और गोल्ड उनके लॉकर में गिरवी रहे। तुमने इंटरेस्ट नहीं पे किया और लौटाया नहीं, तो एचडीएफसी बैंक बेच देगा। उसको मिल जाएगा ना 50 का। ऑक्शन होता है। ऑक्शन मतलब जैसे गाड़ियां, अभी आईपीएल के प्लेयर्स का ऑक्शन होता है ना, वैसे ही गोल्ड जब्त हो जाता है। तुमने लौटाया नहीं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो वो बैंक्स गोल्ड को जब्त करके ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन में उनको 51,000 नहीं मिलना है, उनको 40-42 ही मिलेगा, क्योंकि ऑक्शन में सारे ज्वेलर्स आते हैं। ज्वेलर्स को उसको क्लीन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो 40, लेकिन फिर भी उनको 30-35,000 तो मिल गया ना, जो चाहिए था। तो इस प्रकार से होता है चार्ज। डिबेंचर ट्रस्टी की जवाबदारी है कि 1 लाख का कर्जा दे रही है तो कम से कम 1.25 लाख का संपत्ति गिरवी रखे। 80,000 रखा पूरा का। एक तो याद रखो, द मोमेंट कोई भी वस्तु ऑक्शन में जाती है उसकी वैल्यू हाफ के आसपास हो जाती है, वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तुम एक नवी ऑडी खरीदो, उसका प्रोनाउंस ऑडी होता है, 60 लाख की कार है, शोरूम के बाहर लेकर आओ, इंस्टेंट उसकी वैल्यू 50 लाख हो जाए। आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदो, 5-10 हजार इंस्टेंटली कम हो जाएगा। तो मोमेंट डब्बा खोला, बॉक्स से निकाला फोन, 10,000 वैल्यू कम हो जाती है।
ऑक्शन में तो हाफ वैल्यू हो जाती है। गोल्ड का वैल्यू मिलेगा फिर भी, क्योंकि गोल्ड को तुम मॉडिफाई कर सकते हैं इजिली, बट जो बाइक्स है, कार्स है, उनको विश्वास नहीं होगा। 5-5 लाख के कार एक एक 2 1.5 1.5 लाख में बिक जाते हैं ऑप्शन। करेक्ट। सो गिरवी बराबर इनको देना पड़ेगा, और ये डिबेंचर ट्रस्टी ने चेक करना चाहिए कि यदि 1 लाख का पैसा दिया तो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख का गिरवी ले, क्योंकि बाद में वैल्यू कम हो जाएगी ना मशीन की, तो वो बहुत एडिक्वेट केयर लेना चाहिए। ओके। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी है HAL, BHEL, इनको कुछ भी गिरवी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का गारंटी रहता है। अभी जो हो गया MTNL, मैंने आज ही पढ़ा, 200-250 करोड़ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट है, तो हफ्ता डूबा दिया, नहीं पे कर पाए। अब यूनियन बैंक गारंटेड है, MTNL गवर्नमेंट कंपनी है, झक मार के गवर्नमेंट देगा पैसा। तुम्हारा एयर इंडिया ने पिछले 15-20 साल में 2 लाख करोड़ गवाए हैं, क्यों बंद नहीं हुआ? हर साल गवर्नमेंट ने अपने बजट में से बाजू में किया, और तंग आकर लास्ट में क्या किया? बेच दिया। अब नुकसान है तो झक मारे। टाटास वाले उसको देखे क्या करना है। टाटास वाले है स्मार्ट, उन्होंने तुरंत कायदे नवे लाए, 6-8 में नवे। एयर इंडिया वहां वहां सर्विसेज देता है जहां पे दूसरे एयरलाइंस नहीं देते हैं, तो एयर इंडिया उस मामले में आगे है। तो वो लोग और 6-8 प्लेन लेकर सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया, एयर होस्टेस इनको शॉपिंग नहीं करने का। लेट होता था पहले, चलता था, कोई भाव नहीं देता था। अभी टाटा प्राइवेटाइज हो गया, धमकी दे देंगे, हकाल देंगे, क्या करेंगे? तो अभी थोड़ा प्रोफेशनल हो गया। डिबेंचर ट्रस्टीज कितने लोग डिबेंचर खरीदा तो अपॉइंट करना चाहिए? कितने लोग चाहिए? 500। ये कंपनी की जवाबदारी है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो। उनके साथ क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, कितने का कर्जा लेने वाली है कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट गिरवी संपत्ति का लिस्ट उसमें होना चाहिए, और अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर ये पूरा क्लियर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और दोनों पार्टीज ने साइन करना चाहिए। दोनों पार्टीज ने साइन किया। यदि डिबेंचर ट्रस्टीज ने साइन किया और बाद में पता चला कि गिरवी की वैल्यू कम है, तो वो लोग भी जवाबदार माने जाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और कंपनी से तो साफ बोला जाएगा तुम्हारा फ्रॉड का नियत। समझ में आ रहा है? तो ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड का डॉक्यूमेंट आप पाड़ पाड़ कर रीड करेंगे, क्योंकि एक बार वो साइन हो गया तो फिर दोनों पार्टीज जवाबदार माने जाएंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में DRR बोलते हैं। ना हर कंपनी को प्रॉफिट में से एक हिस्सा DRR में बाजू में करना पड़ता है, यदि प्रॉफिट हुआ है तो। ठीक है। तो 25% वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इन द हैज टू इन्वेस्ट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर। एक एग्जांपल दे दो, 1 लाख का कर्जा लिया है कंपनी ने, उसका 25% कितना होगा? 25,000। तो 25,000 अप्रैल 30 से पहले बाजू में होना चाहिए। और आगे बोल रहे हैं, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ। ओके, इस साल लौटाने का समय आ गया, तो अप्रैल 30 से पहले, ठीक है, 15% मतलब 15,000 को नॉट लेस देन 15% मैच्योरिंग। मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ ये स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोजिटली 1 लाख तुमने कर्जा लिया, इसका 25% कितना होगा? 25,000। ये 25% मतलब कंपनी को हर साल 25 जो है, एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ये DRR में मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब 25,000। और ये 1 लाख का जो 15% है, जिस साल लौटाना है कंपनी को, अ सम नॉट लेस देन 15%, ये इन्वेस्ट और डिपॉजिट। सपोजिटली ये साल चल रहा है 2022-23, बराबर है, इस साल लौटाने का समय आ गया। तो अप्रैल 22 का अप्रैल 30 को जो 1 लाख का 15%, मतलब 15,000 कंपनी को या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा या तो कहीं बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मे बी जुलाई अगस्त कभी भी लौटाना है,
तो कंपनी का 15,000 ऑलरेडी बाजू में होगा। बाकी का जो 85,000 है फिर वो डीआरआर से निकाल कर कंपनी लौटा देगी। मतलब बोलने का तात्पर्य है कि डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए, 25%। और जिस साल लौटा रहे हैं डिबेंचर्स, सपोजिटली वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 15% वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाय अप्रैल 30th। और जो ड्यू डेट है उस समय बाकी का 85% डीआरआर में जमा होगा, डीआरआर से निकाल के फिर लौटाएंगे। क्योंकि डीआरआर का मेन उद्देश्य है कि कंपनी ने टालम टाली किया कि बाद में निकालेंगे, तो कंपनी कोई निकालेगा नहीं, कायदा रख दिया। मतलब बोलने का तात्पर्य है कि तुम्हारा 10,000 का तनख्वाह है, तुमने कंपलसरी 25% बाजू में किया तो तुम्हारे पास खर्चे के लिए सिर्फ 7,500 है, तुम टच नहीं कर पाओगे। तो ये उद्देश्य है डीआरआर, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014।